हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं डेली बोलती हूँ तो अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मतलब अच्छे से पढ़ाई करते ही रहना। 2 महीने बाकी हैं, 2 महीने में जी तोड़ मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई करके और अपना गोल अचीव करना है, ठीक है। तो कल हमने लिया था इनकम टैक्स का सेशन मॉर्निंग वाला, जिसमें हमने एग्जेम्प्टेड इनकम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो उस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि बहुत अच्छी ट्रिक थी वो एग्जेम्प्टेड इनकम की, राइट। आज हम करने वाले हैं जो हमारे प्लान में शेड्यूल, जो हमने शेड्यूल कर रखा था, जो हमने क्रैश कोर्स प्लान में डिस्कस कर रखा था कि आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। यानी कि हमने क्या कर लिया है अभी तक, लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने कर लिया है इनकम टैक्स का बेसिस, स्लैब रेट्स, सरप्लस रेट्स और रेजिडेंशियल स्टेटस, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ये सब हमने कंप्लीट कर दिया। लास्ट वाले वीडियो में हमने किया था एग्जेम्प्टेड इनकम्स, जो टैक्सेबल नहीं होती, टैक्सेबल में से कट जाती है, ठीक है। अब हम करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा हाउस प्रॉपर्टी का सेशन, ठीक है। तो चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। इन 3, 2, 1 लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जो बेसिक सेक्शंस हैं वो समझ लेते हैं एक बार। पहले तो ये देखते हैं कि इनकम फ्रॉम वेरियस हेड्स किस सेक्शन के अंदर चार्ज हो रहा है, ठीक है। पहले तो हम ये चेक करते हैं। तो ये सब किस ये सेक्शन में, कौन से में चार्ज हो रहा है? सेक्शन 14 में। इनकम फ्रॉम वेरियस हेड्स के बारे में किस सेक्शन के अंतर्गत बताया गया है? बताया गया है सेक्शन 14 के अंडर, ओके। अब एक बार थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं इसका। इनकम फ्रॉम सैलरी, हमारे पास 5 हेड होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम PGBP, उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है, राइट। सो इनकम फ्रॉम सैलरी का सेक्शन है सेक्शन 15 to 17। हाउस प्रॉपर्टी है हमारे पास 22 to 27। PGBP है हमारे पास 28 to 44। कैपिटल गेन्स का सेक्शन है 45 to 55A। एंड द लास्ट वन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इज कवर्ड अंडर द सेक्शन 56 to 59, राइट। सो ये हमारे हो गए सेक्शन। 5 हेड्स की इनकम हो गई है हमारी। किस सेक्शन में बताया गया है वेरियस हेड्स को? सेक्शन 14 में। ये हमारे हेड्स की इनकम और ये उनसे रिलेटेड सेक्शन, राइट। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक था हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। आज हम हाउस प्रॉपर्टी करेंगे, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन कौन सा था? अभी मैंने बताया है कि हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन था सेक्शन 22 से स्टार्ट। तो अब कितनी बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा सेक्शन किससे रिलेटेड है, तो मैंने इसकी ट्रिक बना रखी है कि बंगलो नंबर 22 से 27 मेरा है, ठीक है। बंगलो नंबर यानी कि हाउस नंबर 22 to 27, या घर जाने का रास्ता, या मेरा घर नंबर 22 है, मेरे स्ट्रीट नंबर 20, स्ट्रीट तो नहीं, मेरा घर नंबर, हाउस नंबर 22 है, ठीक है। ऐसे करके आप कुछ भी बना के याद कर सकते हो। मैंने ये बना रखा है क्योंकि देखो, हाउस बोलो तो हाउस मिलता है, बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा, तो इसलिए मैंने बंगलो सोच रखा है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि आप जितने बड़े सपने देखोगे तो उसमें से कुछ तो मिलता है आपको, तो बंगलो सोचोगे तो हाउस तक तो पहुंच ही जाओगे, ठीक है। तो बंगलो नंबर 22 to 27, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन हो गया 22 to 27, ठीक है। अब हमारे पास है एनुअल वैल्यू। कुछ इसकी जो बेसिक टर्म्स हैं वो कवर अप कर लेते हैं आज हम। एनुअल वैल्यू क्या होती है? या तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड जो हमें हुआ हो, ठीक है, या फिर रिसीव्ड होने वाला, टू बी रिसीव्ड बाय द प्रॉपर्टी ओनर, यानी कि जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसको रिसीव्ड हुआ। यहाँ हम बात कर रहे हैं रेंटल इनकम की, ठीक है। रेंटल इनकम जो हमने रेंट पे हमारे हाउस प्रॉपर्टी दे रखी है, ठीक है। तो या तो एक्चुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू क्या होगी? या तो एक्चुअल उसका रेंट रिसीव्ड हुआ हो या टू बी रिसीव्ड बाय द प्रॉपर्टी ओनर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। वी हैव चार्जेबल सेक्शन इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। Chargeable section 22. So let's read it. Income from this head is only chargeable if the following conditions are satisfied. रेंटल इनकम के केस में है ये, क्योंकि अलग से अगर हम लोग कंडीशंस देखते हैं तो ये कंडीशंस हैं हमारे पास जिनके सेटिस्फाई होने के बाद ही हम लोग चार्जेबल इनकम कर सकते हैं, ठीक है। रेंटल इनकम टैक्सेबल होगी, ठीक है। देयर शुड बी अ हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है। कोई लैंड नहीं होगी, नो लैंड विदाउट बिल्डिंग, यानी कि अगर कोई लैंड है और उस पर बिल्डिंग नहीं है तो वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग चार्ज नहीं करेंगे। वो चार्ज होगी या तो PGBP में या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है।
असेसी शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि जो असेसी है, जो टैक्स पे कर रहा है, जिसके अंदर चार्ज हो रही है, वो ओनर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने खुद ने किसी और से ले रखी है, यानी कि वो ओनर नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, देयर शुड बी अ हाउस प्रॉपर्टी। द सेकंड कंडीशन इज असेसी शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, राइट। एंड द थर्ड वन इज हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट यूज इन द बिजनेस और एनी प्रोफेशन पर्पजेज। मैंने क्या बोला था यहाँ पे, रेंटल इनकम है, यानी कि अगर वो रेंटल है तो वो बिजनेस या फिर एनी प्रोफेशन पर्पजेज में यूज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, वी कैन नॉट यूज़ आवर हाउस प्रॉपर्टी इन द पर्पज ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और फॉर द पर्पज ऑफ आवर प्रोफेशन, राइट। सो दीज आर द थ्री बेसिक कंडीशन which is are the basic condition. After satisfying this, we are the income is chargeable. Okay, then the next important part is here, क्या है, सबलेटिंग ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी विल नॉट कंसिडर इन द इनकम फ्रॉम, इनकम है ये एक कर लेना, ओके, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या है सबलेटिंग? अब सबलेटिंग क्या होता है कि हमने किसी और से रेंट पे लिया और हमने आगे रेंट पे दे दिया, यानी कि मैंने किसी को रेंट पे दिया और मैं उस सामने वाले पर्सन ने किसी और को रेंट पे दे दिया, तो वो सबलेटिंग को हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में नहीं कंसिडर करेंगे। उसे हम कहाँ कंसिडर करेंगे? एंड विल कंसिडर ईदर इन द इनकम फ्रॉम पीजीबीपी और अदर सोर्सेज। ठीक है, या तो हम उसे पीजीबीपी में कंसिडर कर लेंगे या फिर अदर सोर्सेज में कंसिडर कर लेंगे। कंसिडर करेंगे किस बेस पे, वो जब हम ये वाला हेड पढ़ेंगे तब उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास है कि हम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी करेंगे कैसे, यानी कि कंप्यूटेशन कैसे पता लगाएंगे कि कितना होना चाहिए अमाउंट, कितना अमाउंट आएगा या कितनी अमाउंट इनकम हो रही है हमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते कैसे हैं ये अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में या आने वाले वीडियोस में आपको बता दूंगी। पहले ये फॉर्मेट समझ लो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, राइट। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV विच इज़ GAV होती है। ठीक है, उसमें से हम म्यूनसिपल टैक्सेस को लेस कर देते हैं, देन वी गेट द नेट एनुअल वैल्यू। फर्स्ट वी हैव द GAV, देन वी लेस द म्यूनसिपल टैक्सेस फ्रॉम द GAV, देन वी गेट द नेट एनुअल वैल्यू, राइट। देन द नेक्स्ट स्टेप इज we less the standard deduction at the rate of 30% which is covered under section 24A, right. Standard deduction at the rate 30% which is covered under section 24A को हम क्या करते हैं, नेट एनुअल वैल्यू में से माइनस कर देते हैं, राइट। यू गॉट माय पॉइंट। नेट एनुअल वैल्यू में से क्या माइनस करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस कर देते हैं। एंड नेक्स्ट और क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यानी कि जो हमने कैपिटल लोन उधार पे ले रखी है, जो बोरो करी है, उसको भी माइनस करते हैं, विच इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 24B। किस में कवर होती है, सेक्शन 24B। तो हमने क्या करा, एक बार और समझ लेते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं पूरा, एक बार और कंप्यूटेशन समझ लेते हैं। फर्स्ट वी हैव द GAP, ठीक है, देन वी माइनस द म्यूनसिपल टैक्स अमाउंट फ्रॉम द GAV, देन वी गेट द नेट एनुअल वैल्यू। GAV minus municipal tax amount, then we get the net annual value, and after that we minus the standard deduction at the rate 30% which is covered under section 24A को हम लोग माइनस करेंगे। देन वी ऑल्सो माइनस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल विच इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 24B, राइट। तो 24B, देन वी गॉट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। Finally we got our income from house property. So this is the process of computation of income from house property. This is how we compute our income from house property, right. So let's move forward to the next slide. What we have in the next slide is exempted income from house property, right. Now we have the exempted income from the house property, यानी कि house properties में से कौन कौन सी income हमारे पास हम लोग exempt कर देते हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं एक बार। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, एग्रीकल्चर हाउस प्रॉपर्टी इन और अराउंड। ठीक है, एग्रीकल्चर की जो हाउस प्रॉपर्टी, जैसा कि हमने बोला ही था कि एग्रीकल्चर की इनकम एग्जेम्प्ट होती है, जब हमने एग्जेम्प्टेड इनकम पढ़े थे तो उसमें क्या था, एग्रीकल्चर हाउस प्रॉपर्टी जो अंदर है या जो उसके आसपास से, उससे जो इनकम आ रही है या जो एग्रीकल्चर लैंड के रूप
हाउस प्रॉपर्टी के उसमें यूज़ हो रही है वो हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट वी हैव द सेक्शन 11 विच इज़ डिफाइन द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस पर्पस। ठीक है, जैसे कि कोई शॉप है वो मंदिर के पर्पस से मतलब मंदिर के पर्पस से रेंट आउट करी हुई है तो उस पर जो इनकम होगी वो भी हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, विच इज़ कवर्ड इन अंडर सेक्शन, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या है, चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस पर्पस के उस पर जो हाउस प्रॉपर्टी लैंड करी हुई है वो होगा। ठीक है, सेक्शन 13 में वी हैव हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम ए पॉलिटिकल पार्टी। 11 में हमारे पास क्या था, रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट थे। देन वी हैव आर सेक्शन 13 इन विच वी कवर द हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम ए पॉलिटिकल पार्टी, राइट। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 10 अंडर सेक्शन 19 सब सेक्शन ए। Okay, section 10 subsection 19 in which we have the subsection 1. Okay, the section section 10 subsection 19 define the annual value of one place possessed by एन एक्स रूलर, यानी कि कोई एक्स रूलर के पास है तो उसकी बहुत जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनमें से एक प्लेस, उसका कोई भी एक पैलेस को हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं, राइट। सेक्शन 10 सब सेक्शन 22 में वी हैव इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कन्फाइंड टू द लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी के पास जो है ये 3-4 मेन पॉइंट है। 11 में ट्रस्टेड और रिलीजियस पर्पस है। 13 में वी हैव पॉलिटिकल पार्टी इनकम। Then we have section 10 subsection 20 in which we have the local authority income from house property, right. Then we have section 10 subsection 21 revenue earned from an approval scientific research association. Revenue earned from an approval scientific research association, right. Section 22 में we have income from हाउस। ठीक है, हाउस है हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर वंस ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। सेक्शन 23(2) में वी हैव इनकम फ्रॉम वन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर ओन रेजिडेंट। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लो मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी है कोटा में, ठीक है, बट मुझे क्या करना पड़ा, मुझे उसको छोड़ के जाना पड़ा और मुझे जयपुर में एक रेंटल अपार्टमेंट लेना पड़ा ड्यू टू माई एम्प्लॉयमेंट, यानी कि मेरे को अपने एम्प्लॉयमेंट की वजह से मुझे जयपुर में एक रेंटल अपार्टमेंट लेना पड़ा। तो जो कोटा वाली हाउस प्रॉपर्टी से मुझे इनकम होगी वो हम लोग इसमें एग्जेम्प्ट कर देंगे। ठीक है, यू गॉट माई पॉइंट। So our next slide is related with section 24 which is related to the deduction from the house property income. ठीक है, section 24 deduction which we deduct from the income from house property, right. So we have two type of deduction in income from house property. First we have standard deduction what we also discussed our previous slide at the rate 30% which is covered under section 24A, right. And the next we have, this is the important one, interest on loan. This is the subject to the limit and section covered in section 24B. ठीक है, we have two types of deductions are covered in section 24. Deduction from income from house property, we have two type of deduction, standard deduction and interest on loan. ठीक है, standard deduction is at the rate 30% which we covered under section 24A, and the second one is interest on loan. It is subject to the limit, यानी कि limits क्या है वो हम अभी हमारी next slide में read कर लेंगे, which is covered section 24B, right. So let's move forward to the next slide in which we have interest on loan. In interest on loan which is we already discussed, it is covered under section 24B. तो interest on loan का एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या क्या है इसके बारे में। Interest on loan allowed as a deduction if the loan is taken for the purpose. अब किस पर्पस के लिए लिया गया, अगर आपने कोई बहुत अजीब सा पर्पस यानी कि कुछ रैंडम सा पर्पसेस दिए हैं तो वहाँ पे अलाउ नहीं होगा। किस पर्पस के लिए अलाउ होगा, सो चलो लेट्स रीड। परचेज ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, रिपेयर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एंड द रेनोवेशन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड इन these certain kinds of cases for the purpose first is purchase of the house property,
construction of the house property, next we have the repair of the house property, and last one is renovation of the house property. These are the purpose for which we borrowed the capital or borrowed the loan, on which interest on loan is exempted or is deductible from the income from house property, right? Next we have loan may be taken from a bank, यानी कि इन सोर्सेज से ही ले सकते हो. लोन may be taken from a bank, financial institution, trust, friends and family. इन सब से अगर लोन ले रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्टेबल होगा, ठीक है. इंटरेस्टेड अलाउड ऑन द ड्यू बेसिस, ड्यू बेसिस पे इंटरेस्ट अलाउ होगा, यानी कि अगर पेड कर दिया तो भी अलाउड है और अगर आउटस्टैंडिंग हो रहा है तो भी वो अलाउड होगा, ठीक है. इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी कि कोई इंटरेस्ट बन रहा है उसके ऊपर भी अगर इंटरेस्ट लग गया, मीन्स अगर आपने वो इंटरेस्ट को टाइमली पे नहीं किया है तो उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी. यूजुअल केसेस में पेनल्टी पे करते हैं हम लोग, ठीक है. तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज़ नॉट अलाउ एज अ डिडक्शन, ठीक है. इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा डिडक्शन के लिए. नेक्स्ट लास्ट वी हैव द लिमिट्स. अब लिमिट्स क्या होगी कि कितने लिमिट तक हमको ये अलाउ होगा, राइट. तो पढ़ते हैं लिमिट्स क्या है. इन द लिमिट सेक्शन, in the limit section we have two cases, right? We have two type of cases. First case is lent out property and the second case is self occupied property. फर्स्ट केस है हमारे पास लेट आउट प्रॉपर्टी का और सेकंड केस है हमारे पास SOP का, यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का, राइट. सो लेट्स रीड. इन केस ऑफ let out property or deemed to be let out property, there is no limit for let out property, all interest on loan is deductible, ठीक है. there is no limit for let out property, all interest on loan is deductible, right. and the second one is in case of self occupied property. so इसमें भी हमारे पास दो केस हैं, एक हमारे पास नॉर्मल केस है और एक हमारे पास स्पेशल केस है. तो नॉर्मल केस में तो हमारे पास क्या है कि अगर हमने इंटरेस्ट ऑन लोन 1919 के पहले 1999 के पहले लिया हो तो उस पर नॉर्मल केस में लोन टेकन बिफोर 1999 तो मैक्सिमम कितनी मिलेगी हमें 30,000 की हमें इंटरेस्ट ऑन लोन पे लिमिट मिल जाएगी. स्पेशल केस क्या है हमारे पास. स्पेशल केस की कुछ कंडीशंस हैं. अ लोन इज़ टेकन आफ्टर 1/4/1999, ठीक है. 1999 के बाद वो लोन होना चाहिए. और लोन इज़ टेकन फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, जो हमने ऊपर कंडीशंस पढ़ी थी. इफ़ लोन इज़ टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन देन द कंस्ट्रक्शन शुड बी completed within the 5 year from the end of year which loan is taken, यानी कि जिस ईयर में आपने लोन लिया है और अगर वो लोन कंस्ट्रक्शन पर्पजेस के लिए लिया है तो कंस्ट्रक्शन जो जिस ईयर में लिया है उस ईयर के एंड से और जो नेक्स्ट 5 ईयर है उसके अंडर फिनिश हो जाना चाहिए आपका कंस्ट्रक्शन. अब इसमें स्पेशल केस में डिडक्ट अमाउंट कितनी होती है हमारे पास. मैक्सिमम अमाउंट होती है 2 लाख रुपीज़. अभी चेंज हुई है, पहले ये थी 1,50,000, राइट. ये हमारा हो गया स्पेशल केस, ठीक है. अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, उनको भी रीड कर लेते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है हमारे पास. अगर हम फ्रेश लोन ले रहे हैं, मान लो हमने कोई एक अर्लियर लोन ले रखा है, ठीक है. अगर हम उसको रीपेमेंट करने के लिए, जो पुराना वाला लोन है उसको रीपेमेंट करने के लिए एक फ्रेश लोन ले रहे हैं, फ्रेश लोन ले रहे हैं, तो क्या होगा. fresh loan on the repayment of the earlier loan then the fresh loan shall be allowed as deduction, यानी कि उस पर जो इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा जो फ्रेश लोन पे है वो भी अलाउड एज ए डिडक्शंस होगा, यानी कि उसमें डिडक्शन अलाउ होगा. इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया shall not be allowed as deduction if TDS not deduct on such interest. अगर उस इंटरेस्ट पे आउटसाइड इंडिया दे रहे हो और उस पर TDS नहीं कटाए तो वो अलाउ नहीं होगा. प्री कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन इंटरेस्ट के लिए देख लेते हैं. इंटरेस्ट पेड बिफोर द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वॉज कम्प्लीटेड, तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वो अलाउ होगा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने तक, ठीक है. ये हो गया हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट.
ये हम लोग करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। ये वीडियो कैसा लगा बता देना, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसको पढ़ के आना, ताकि हम नेक्स्ट वाला वीडियो जो है वो इसी से रिलेटेड होगा। आपको पता ही है, अगर आपने क्रैश कोर्स प्लान ले रखा है तो उसमें पता ही है कि हमारा 4 दिन हाउस प्रॉपर्टी चलेगी। तो ये वाला हमारा फर्स्ट बेसिक वीडियो था हाउस प्रॉपर्टी का। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करेंगे हाउस प्रॉपर्टी की जो आगे वाली है उस पर GAV कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इज़ द बेसिक वीडियो, आप लोग ये देखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। कीप हैप्पी, सेफ एट योर होम, और थैंक यू सो मच। बाय बाय।